इन्वेस्टमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आम आदमी को मतलब तो पता है, पर एक्चुअल में होता है क्या शायद किसी को नहीं मालूम। हमने पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हमारे पोर्टफोलियो में पैसे की इन्वेस्टमेंट में सोना भी होना चाहिए, प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, एफडी भी होना चाहिए, म्यूचुअल फंड या इक्विटी भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए और इन सब का अपना अलग अलग आपकी इन्वेस्टमेंट में रोल क्या है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं ग्रेटर नोएडा के इकलौते सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रकाश चंद्रा जी। तकरीबन 2 दशकों तक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे और पिछले 1 दशक से ये आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में आए हैं। प्रकाश चंद्रा जी से बात करेंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट के अंदर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का रोल क्या है, सोने का क्या रोल है, आपके प्रॉपर्टी का क्या रोल है, इक्विटी का क्या रोल है और एफडी का क्या रोल है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हर्ट्स के अंदर। सर, जैसे हम खाना खाते हैं उसमें हर चीज़ होती है, रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है, सैलड है। कुछ कुछ हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग भी ऐसी होती है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। सर, दर्शकों से ये का स्वागत करता हूँ कि आपने ये बहुत ही अच्छे टॉपिक पर ये बात चर्चा कर रहे हैं। आपने अपने सवाल में ही बहुत ही अच्छा एनालॉजी दिया है कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारे डाइट में क्या क्या होता है। सैलेड होता है, दाल होता है, रोटी होता है, चावल होता है, सब्जी होता है और भी डिफरेंट डिफरेंट जैसे वैरायटी जिसको जो पसंद आता है वो उसमें रखते हैं। लेकिन पूरे मील का मोटो क्या है? आपको एनर्जी देना और जो रिक्वायरमेंट बॉडी की है उसको पूरा करना। ठीक इसी तरह हमारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में भी ऐसे ही कुछ है जो कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास को चूज़ करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए कि एसेट क्लास को प्रॉपर एसेट एलोकेशन करना चाहिए। प्रॉपर एसेट एलोकेशन ये होता है जिसमें कि कुछ आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, कुछ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें, कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, हो सके कुछ लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट थोड़ा इलिक्विड इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि आपको जब चाहे तब तुरंत हाथों हाथ में पैसे नहीं आ सकते हैं। तो एक लंबा नजरिया रख के प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट हो गया, गोल्ड हो गया। आज आप कुछ सालों में देख रहे हैं इस रिसेंट में कि गोल्ड अपने ऊंचाइयों पर चल रहा है, काफ़ी सालों से चला हुआ आ रहा है, लेकिन पिछले 1-2 सालों के अंदर में गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न। तो गोल्ड को भी अपने एसेट क्लास में जरूर शामिल करना चाहिए। वैसे तो इक्विटी को लोग कहते हैं रिस्क है, लेकिन रिस्क अगर आप नहीं लेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट में अच्छी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। तो रिस्क नहीं लेना भी एक सबसे बड़ा रिस्क है। तो रिस्क भी लेना जरूरी है, लेकिन रिस्क कितना लें अपने इन्वेस्टमेंट में, ये जरूरी सवाल है। गोल्ड की इन्वेस्टमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट का इम्पोर्टेंस ये है, एक अच्छी एनालॉजी ये है कि आप ये देखेंगे कि गोल्ड और इक्विटी इनका जो कोरिलेशन है लगभग अपोजिट कोरिलेशन होता है या नेगेटिव कोरिलेशन कह लीजिए। यानी कि जब इक्विटी मार्केट बहुत तेज ऊपर चलता है तो गोल्ड उस समय आराम कर रहा होता है, कभी कभी नीचे भी चला जाता है। नॉर्मली जब इक्विटी मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आता है, जैसे एग्जांपल के लिए आप कोविड के टाइम देख लीजिए, कोविड में मार्केट काफी नीचे आया, उस समय गोल्ड ऊपर चला गया। तो गोल्ड को एज ए हेजिंग पर्पस से यूज किया जाता है, एज ए हेजिंग पर्पस से एक एसेट क्लास माना जाता है, एक सेफ हेवन बोला जाता है। तो उसमें इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट आपको होना चाहिए। अभी आप गोल्ड का पिछले 25 सालों से लगभग आप CAGR निकालेंगे। CAGR का मतलब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब साल दर साल आपकी जो एवरेज रिटर्न आई पिछले 25 सालों में, वो लगभग गोल्ड में 12% का रिटर्न दिया। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा 25 सालों में, तो 25 साल में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो एनुअल बेसिस में 12% का CAGR एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। और जबकि एफडी का रिटर्न कितना है? एफडी का रिटर्न आपको लगभग 5 से 6% ऑन एन एवरेज। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो सीनियर सिटीजन या कुछ स्कीम चलाते हैं तो 0.5%, 0.25% का अप एंड डाउन ये हो सकता है। ऑन एन एवरेज आप 6% मान एफडी का रिटर्न। बट एफडी जो एसेट क्लास है वो बिल्कुल सेफ एसेट क्लास है। बट आप इन्फ्लेशन को कंसीडर करेंगे तो आप ये मान के चल सकते हैं एफडी आपके इन्फ्लेशन को
जस्ट बैलेंस करके चल रहा है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इन्फ्लेशन भी एज पर गवर्नमेंट के हिसाब से 6% के आसपास का इन्फ्लेशन है। अब आपने कहा गोल्ड जो है मेनली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हेजिंग के लिए यूज करते हैं, आप अपनी एसेट को हेज करने के लिए यूज करते हैं। अभी पीछे हम 2-3 सालों से देख रहे हैं काफी कंट्रीज जो हैं, लोगों को छोड़िए, कंट्रीज जो है ना वो गोल्ड खरीद रहे हैं। चाइना गोल्ड पे गोल्ड खरीदे जा रहा है, यूरोप में कंट्रीज गोल्ड खरीद रहे हैं, इंडिया ने भी गोल्ड खरीदा है, यूएस भी गोल्ड खरीद रहा है। उसके पीछे क्या रीजन आपको लगता है सर? देखिए, गोल्ड कंट्रीज ना अपने इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए गोल्ड रिजर्व करती है। देखिए, हमारे और आपके थोड़े से गोल्ड खरीदने से गोल्ड का भाव ऊपर नीचे नहीं होता है, लेकिन जब क्यूमुलेटिव बाइंग होगी, कई लोग म्यूचुअली बाइंग करेंगे या फिर कोई बड़ा बायर मार्केट में आएगा, जैसे चाइना ने काफ़ी बाइंग करी, तो चाइना ने बाइंग करी, वो अपने इकोनॉमी में एक बूस्ट देने के लिए, एक सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए जो गोल्ड रिजर्व है उन्हें बढ़ाया, जिसकी वजह से ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइस काफ़ी आ गई। Okay. ठीक, तो आप जैसा ये समझ रहे हैं, सेम उसी तरह एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में भी ऐसा होना चाहिए कि कल को इक्विटी मार्केट नीचे जाए तो उस आपके टोटल पोर्टफोलियो में थोड़ा गोल्ड का पार्ट होगा, तो इक्विटी नीचे जाएगा तो आपको गोल्ड उसको जितना जाना चाहिए उससे थोड़ा सा कम जाने देगा और रोकेगा उसको, तो जिससे कि पोर्टफोलियो में एक डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए तो एक हेजिंग हो गई। इसी पर्पज से कंट्रीज अपने रिजर्व को बढ़ाती हैं। कंट्रीज में एक, जैसे आपको बताया कि सेफ हेवन माना जाता है, एक वर्ड यूज करते हैं, गोल्ड इज अ सेफ हेवन। मतलब कि आपने इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपने गोल्ड में इन्वेस्ट करके आप छोड़ दीजिए, आप 10 साल बाद देखेंगे कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन गोल्ड का प्राइस भी उस रेशियो में बढ़ गया होगा। इक्विटी में क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा, इक्विटी में एक रिस्क है, इसीलिए बोला जाता है इक्विटी के अंदर में आपको इन्वेस्टमेंट करना, इक्विटी हो या इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड हो, तो आपको इक्विटी सेगमेंट में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है तो एक बार अपने रिस्क रिवार्ड को जरूर समझें, अपने रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करें, उसके अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाएं कि हमें वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या क्या एसेट क्लास रखना है। अगर आपका लंबा नजरिया है इन्वेस्टमेंट का तो इक्विटी का पोर्शन ज्यादा होना चाहिए, उसमें एज फैक्टर भी आता है। बहुत यंग एज के इन्वेस्टर के लिए इक्विटी का एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं। हाँ, अभी हम देख रहे थे कि निफ्टी का जो 20-25-30 साल का जो रिटर्न है गोल्ड का, आपने बताया 12% है, निफ्टी का शायद 14.87 या 37 ऐसा कुछ है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं निफ्टी जो इक्विटी है, इक्विटी आपको गोल्ड से बेटर रिटर्न देगी। अब तीसरा जो एसेट, प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए सर? प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट किस लिए? एक तो नोशनल वैल्यू है उसकी, एक आपको अपना घर तो लेना ही लेना है। क्या आप प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट को किस तरह से देखते हैं? प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के लिए दो बातों को ध्यान में रखना जरूरी है कि क्या आपके पास, एक इन्वेस्टर के पास प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए ठीक ठाक अमाउंट होना चाहिए और वो अमाउंट उनको किसी लंबे समय के लिए होना चाहिए, वो लंबे समय के लिए निवेश कर सकें, तब प्रॉपर्टी के बारे में इन्वेस्टमेंट सोचना है। बाकी आते हैं कि क्यों करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। तो प्रॉपर्टी हमेशा अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो आपको वहाँ करना चाहिए जहाँ आपको अच्छे वैल्यू मिल रहे हैं, यानी कि जहाँ पे लग रहा है कि किसी गवर्नमेंट का कोई बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बूस्ट देने वाली है, कोई हाईवे निकलने वाला है, तो जहाँ पे ग्रोथ आपको दिखने वाली है वहाँ प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो आपको आपके प्रॉपर्टी पे एक अच्छा रिटर्न आने वाले समय में मिल सकता है। जैसा मैंने बताया आपको शुरुआत में कि ये थोड़ा इलिक्विड एसेट है, तो आपको इसके लिए अपने पूरी इन्वेस्टमेंट जो अपने कभी भी जरूरत अचानक, यानी इमरजेंसी फंड टाइप की अगर इन्वेस्टमेंट है तो कभी भी प्रॉपर्टी में नहीं करना चाहिए। तो आपको प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट थोड़ा लंबा नजरिया लेके चलना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर्टी के अंदर जैसे हमने देखा, हमें इक्विटी के अंदर जो निफ्टी की बात हम करते हैं 20-25 साल में 14 पॉइंट समथिंग रिटर्न दिया है। आपका गोल्ड है उसने 20-25 साल में 12% के करीब रिटर्न दिया। प्रॉपर्टी का अगर हम देखें तो एवरेज रिटर्न कितना रहता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, 20-25-30 साल के हिसाब से? देखिए, प्रॉपर्टी का रिटर्न थोड़ा सा इसको एवरेज निकालेंगे तो एवरेज लगभग आप मान लीजिए कि इक्विटी और गोल्ड के हिसाब से ही है। आप जब CAGR निकालेंगे तो आप सेंसेक्स के रिटर्न को बीट करना थोड़ा मुश्किल है। प्रॉपर्टी में भी इक्विटी के रिटर्न को बीट करना मुश्किल है अगर आप एवरेज लेके चल रहे हैं। अब आप इसकी तुलना किसी ऐसे जगह से कर रहे हैं कि आपने प्रॉपर्टी ले लिया 2 साल पहले और वहां से गवर्नमेंट का कोई अनाउंसमेंट आ गया कि यहाँ से एक इस एरिया में एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आने वाला है। हाँ, तो मल्टीप्लाई ज्यादा कर जाएगा। तो
तो वो एक शॉर्ट टर्म का नजरिया हो सकता है, लेकिन आप एवरेज निकालेंगे कई सालों से, आप सुनेंगे कि कुछ लोग बताते हैं कि हमारे पिताजी ने 90s में कुछ लाखों का इन्वेस्टमेंट किया था और आज वो कई 1 करोड़ का हो गया है। नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो फिर जिसने टाइटन का 5-7 रुपए का शेयर लिया था, आज वो 4-5 हजार रुपए का, 3-4 हजार रुपए का है। तो बात तो वही है कि हाँ, अगर आप देखेंगे, जैसे आज हम हाँ, लोग ग्रेटर नोएडा में बैठे, ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी को देखिए, तो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले यहाँ कोई आना नहीं चाहता था, लेकिन आज यहाँ पे इतनी भीड़ है, हर आदमी को चाहिए और डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई कम है। तो जिन लोगों ने 25-30 साल पहले, 40 साल पहले जो अगर 2-4-5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, आज उनकी वैल्यू करोड़ों में हो गई है। लेकिन 5 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर आज 1 करोड़ रुपया हो गया है 40 सालों में, 30 सालों में, तो जब आपका सीएजी निकालेंगे तो सीएजीआर आपका लगभग सेंसेक्स के हिसाब से आएगा। सेंसेक्स को आप देखिए, पिछले लगभग 40 से 43 सालों में सेंसेक्स का रिटर्न 100 पॉइंट से शुरू हुआ था, आज अपना करीब 86,000 का हाई बना करके सेंसेक्स आज 81,000 के आसपास का चल रहा है। तो इसका जब सीएजीआर निकालेंगे तो उसके सीएजीआर उसके सीएजीआर में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है। बट ये है कि इक्विटी एक रिस्कियर एसेट क्लास माना जाता है, लेकिन रिस्क को ही मिनिमाइज करने के लिए आपको ये भी कहा जाता है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहना है, पोर्टफोलियो का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करना है, अपने रिस्क रिवार्ड को सोच समझकर करना है। इसीलिए कहा जाता है, म्यूचुअल फंड का एक डिस्क्लेमर भी है इक्विटी फंड या म्यूचुअल फंड में, या आपका एनएससी का एडवर्टीजमेंट भी आता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर, यानी कि सोचे समझे बगैर इन्वेस्ट करना उचित नहीं है। प्लानिंग हमेशा आपको करके चलनी चाहिए, बिना प्लानिंग का कोई भी काम करेंगे, अनप्लान्ड वर्क इज नेवर बेटर देन एनी प्लान्ड वर्क। आपने कहा, अब चारों एसेट की आपने बात किया, आपने कहा गोल्ड हमें लेना चाहिए और गोल्ड सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपकी हेजिंग में। दूसरी चीज़ आपने कहा कि हमें एफडी लेना चाहिए, वो एफडी आपके 2-3 साल के जो इमरजेंसी फंड है उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपका 5 साल से ज़्यादा का नजरिया है तो आपको इक्विटी में जाना पड़ेगा। तीसरा आपने कहा प्रॉपर्टी एक इलिक्विड एसेट जरूर है, बट एक आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है और आपके पास एक प्रॉपर्टी का एसेट होना ही चाहिए, है ना। और लास्ट में आपने कहा इक्विटी। इक्विटी में एक सबसे बड़ा फायदा है कि जब आप जितना पैसा लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड के शेयर में या शेयर के रूप में, किसी भी शेयर में लगा दें, किसी भी शेप में लगा दें, और अल्टीमेटली आपको लॉन्ग टर्म के अंदर सबसे अच्छा रिटर्न देता है। अब एक कॉमन आदमी अगर उसका पोर्टफोलियो उसने डिवाइस करना है, हालांकि देखिए हर पोर्टफोलियो को आप अलग अलग तरीके से लेकर के चलते हैं, बट एक एवरेज तरीके से लेकर के चलें तो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितने % गोल्ड होना चाहिए, कितने % प्रॉपर्टी में जाना चाहिए, कितने % इक्विटी में जाना चाहिए, और कितना उसका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। देखिए, इसका एक बहुत ही एक अच्छा थंब रूल है, किसी भी इन्वेस्टर का जितना एज है उसके एज को 100 से माइनस कर दीजिए, तो 100 से माइनस करने के जितना पोर्शन बनता है उतना तो एटलीस्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती जा रही है आपका इक्विटी का इन्वेस्टमेंट का पोर्शन भी कम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। इसको दूसरे अपोजिट वे में कह सकते हैं कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट, जितनी एज है, जितनी कम एज है उतना ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर हम एज के अकॉर्डिंग, या यूं कह लीजिए कि एज जितनी है उतना आपको डेट इंस्ट्रूमेंट या डेट या गोल्ड इस तरह के इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए जितनी एज है। ठीक है। अपोजिट, ये वाइस वर्सा हाँ। हो गया। तो आप ये मान के चलिए कि 100 माइनस इन्वेस्टर का एज, इतना इक्विटी में होना चाहिए, और इसको रीबैलेंसिंग करते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाना चाहिए। इस इक्विटी अपने एसेट क्लास को रीबैलेंसिंग करना टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको ये और सोचना चाहिए कि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, वो रिस्क लेने की क्षमता उसकी ज्यादा है, वो चाहता है कि मेरे पास अदर कैश फ्लोज हैं, मुझे इस इक्विटी के इन्वेस्टमेंट का बहुत अपने रेगुलर खर्चे में या किसी फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए गोल में बहुत खास जरूरत नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट में इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो लंबा नजरिया हो, तो वो रिस्क लेने को ज्यादा तैयार है। तो उनके इक्विटी का पोर्टफोलियो हो सकता है कि वो कोई 40 इयर्स का कोई इन्वेस्टर है, तो उसके हिसाब से 60% का उसके पास इक्विटी होना चाहिए। अगर उसकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो 70-80% भी रखने को तैयार है। गोल्ड पोर्टफोलियो में 10, 15, 20, 25, इससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए।
यंगर इन्वेस्टर के पास तो नहीं होना चाहिए का मतलब ये ओपिनियन टू ओपिनियन डिफर करता है, क्योंकि अगर वो बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, रिस्क लेने की क्षमता कम है, तो वो गोल्ड का एक्सपोजर या बॉन्ड का एक्सपोजर या डेट कैटेगरी, उसमें एफडी आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड म्यूचुअल फंड या डेट म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, एनसीडीज आ सकते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट वो अपना कर। नई जो जनरेशन आई है उनका एक सबसे बड़ा डायलॉग मुझे सुनने को मिलता है, हमारे पास पैसे हैं ही कहाँ, जब थोड़ा सैलरी बढ़ जाएगा तब हम इन्वेस्ट करना शुरू करें। ये जो सिंड्रोम है ये एक का प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादातर सबका है। उससे कैसे बीट किया जाए, एक इन्वेस्टमेंट की हैबिट को कैसे डेवलप किया जाए, और ये जो लोग कह रहे हैं कि आज तो मेरे पास पैसा नहीं है, कल से हम इन्वेस्ट करना शुरू करते होंगे, और शायद वो कल आता ही नहीं है, और जब आता है तो शायद बहुत देर हो चुकी होती है। देखिए, इसका एक ही इलाज है कि उनको किसी भी तरह से उनको एक इन्वेस्टमेंट की एक हैबिट बना दे, चाहे वो छोटे अमाउंट से बनाए, तब उसको अहमियत की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि इन्वेस्टमेंट से, आपने कहा कि जेन जी को ये नहीं लग रहा है, लेकिन वही जेन जी जब 5 साल 10 साल अपना अर्निंग फेज निकालते हैं, और जब उनको कोई बड़े अमाउंट की रिक्वायरमेंट आती है, तो उनके पास कुछ नहीं है, फिर वो क्या करते हैं, वो लोन लेना स्टार्ट करते हैं। लोन एक लायबिलिटी है, आपको पैसे तो मिल गए, अब वो लोन आप किस पर्पज के लिए ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि लोन की रिक्वायरमेंट आपको किस तरह की है। क्या आप अपने शौक को पूरा करने के लिए लोन ले रहे हैं, अपने हॉबी को पूरा करने के लिए ले रहे हैं, तो लोन नहीं लेना चाहिए। आप अपने हॉबी को पूरा करना है तो आपकी हॉबी आज से डिसाइड करिए और उसका कैलकुलेशन करिए कि जो आप ईएमआई दे रहे हैं, वो ईएमआई अगर आप आज से प्लान करके चलें, तो शायद कुछ सालों में आपको एक कॉर्पस इकट्ठा होगा, जिससे कि आप एक अच्छा अमाउंट निकाल सकते हैं, अपनी एक हॉबी को पूरा कर सकते जी। बहुत सारे आपको ये देखने को मिलेंगे सोशल मीडिया पर, बहुत एडवर्टीजमेंट बहुत इजी हो गया है कि प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सोशल मीडिया में आप ये देखेंगे कि फ्रेंड्स को एक दूसरे को देख करके एक दूसरे की हॉबी जगती है। आप अपना पॉकेट नहीं देखते हो, लेकिन उस हॉबी को पूरा करने के लिए आप लोड ले लेते हो। तो इससे बचना चाहिए, अपने को अपनी ज़रूरत को पहचानना चाहिए कि मेरी ज़रूरत क्या है। एक बार इनको स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट की हैबिट लगानी ज़रूरी है, इनको ये समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर तो ये भी देखते हैं, आपके वीडियोज़ भी देखेंगे, लेकिन इनको जिस दिन एक छोटा-सा इनको एक हर्डल आएगा लाइफ में, उस दिन ये जेन जी स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी ऐसे हैं, वो करते हैं, लेकिन वो तब करते हैं जब एक ठोकर लगता है। किसी को रिक्वायरमेंट है, हाउसिंग लोन लेना है, घर खरीदना है, तो हाउसिंग लोन के लिए आपको 2 चीज़ें हैं, या तो आपके पास पैसा इकट्ठा कर रखा है आपने, तो ले लीजिए, या आप बैंक से लोन लीजिए। तो एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आपको हाउसिंग लोन हुआ या किसी भी लोन की रिक्वायरमेंट आती है, या कोई भी आपने कोई गोल प्लान कर रखा है, वो गोल कुछ भी हो सकता है, घर हो सकता है, आपकी बड़ी गाड़ी हो सकती है, आपको कहीं वर्ल्ड टूर पे निकलना है, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए आप प्लान करना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज़ महँगी होनी है। आज जो एजुकेशन 10 का है, वो 20 साल बाद आपको हो सकता है कि 40 का मिले। वो मल्टीप्लिकेशन बढ़ता जाएगा। किसी बंदे ने 30 लाख का लोन लिया आज, 30 लाख का लोन लेता है, तो अगले 20 सालों के लिए, तो उसकी ईएमआई करीब 8.5% का एवरेज लेते हैं, तो लगभग 25,000 महीने की ईएमआई आती है। 25,000 महीने की ईएमआई वो कब तक डालेंगे? 20 साल तक। तो लगभग उनको अपने 30 लाख के से डबल से भी ज़्यादा, 60 लाख से भी ऊपर उन्होंने लेंडर को, यानी चाहे बैंक हो या कोई एनबीएफसी हो, उसको पे करना होता है। अगर वो 25,000 की एसआईपी कर देते हैं, उन्होंने 20 साल तक उस 25,000 का ऑन एन एवरेज 2.5 करोड़, उससे थोड़ा प्लस ही आएगा। 2.5 करोड़ के आसपास 12% की सीएजीआर से अगर एसआईपी करते हैं, तो 2.5 करोड़ का वैल्यू बनेगा। तो एक कॉर्पस ने आपको क्या दिया? रिटर्न दिया, और एक दोनों ही आपका मंथली है। आप एक जो 25,000 रुपए एसआईपी में डाल रहे हो, एक 25,000 रुपए बैंक के लोन में डाल रहे हो। लोन को आप पे कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट, और एसआईपी में आप इंटरेस्ट ले रहे हो। तो आपको अगर 30 लाख रुपए की जरूरत थी, तो वहां तो 25 सालों में आपने 60 लाख दिया और 30 लाख ले लिया था। आपको 25 साल में, अगले 20 साल में 2.5 करोड़ के आसपास का वैल्यू बन रहा है। तो इसका मतलब कि 30 लाख की रिक्वायरमेंट तो आपको बहुत पहले ही पूरी हो जाती, 20 साल से पहले। 25,000 की एसआईपी आपको बहुत पहले पूरा कर देता 30 लाख रुपए। तो आप अगर समय से प्लान करते, तो शायद आपको लोन लेने की जरूरत ही ना पड़ती। तो लोन के
बदले में आपको ये सोचना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, एक इन्वेस्टमेंट है। और लोन एक लायबिलिटी है। लोन तब तक नहीं लें जब तक कि कोई ऐसा काम नहीं रुका हुआ है, एक बड़ा कॉर्पस रिक्वायरमेंट है जो कि हमें जरूरत है और हमें चाहिए, एक अच्छा अमाउंट निकाल सकते हैं, अपनी एक हॉबी को पूरा कर सकते हैं। जी